प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बताया कि वे ईवीएम की पारदर्शिता की मांग के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का समुचित पालन नदारद रहा, लिहाजा वे टेक्निकल ग्राउंड पर याचिका दायर करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए निराशाजनक नतीजे आए हैं। वे जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नर्सिंग घोटाले में शामिल हैं। उनके साथ इस गड़बड़ी में मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में कहा कि भ्रष्टाचार व्यापम से लेकर नीट तक है। पूर्व सीएम ने कहा कि 20 जुलाई को आयोजित हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उम्मीदें हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में परसेंटेज ऑफ MU फॉर इन्वेस्टमेंट मात्र 7% है। बहरहाल प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट फोन एक्सचेंज और भाईचारा स्थापित करने का एक अवसर है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े निवेशक या उद्योगपति आपस में अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात की कंपनियां देश भर में ठेके ले रही हैं, लेकिन ठेका मिलते ही काम पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने के लिए पौधे लगवाए जा रहे हैं। गड्ढे करवाना, पौधे खरीदना और रिकॉर्ड बनाने के लिए पौधारोपण कराना, यही भ्रष्टाचार का तरीका है। बात यह है, इसमें पौधा लगाना और गड्ढे खुदवाना, यही अपने आप में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक रास्ता है। इन्होंने कहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करोड़ों पौधे लगाए गए। हमने जब नर्मदा परिक्रमा की तो मुश्किल से 2 जगहों पर हमें 4-4, 5-5 पौधे नजर आए। कई जगह गड्ढे दिखे, कई जगह गड्ढे भी नहीं थे। तो ये इसी प्रकार से हर 2-3 साल में ये पौधारोपण का काम होता है, जिसमें बताते हैं हमने 1 करोड़ पौधे लगाए तो 1 करोड़ गड्ढे खुदवाए, और 1 करोड़ में से कितने गड्ढे खुदे ये कौन जांच करने जाएगा, और कितने पौधे खरीदे ये कौन जांच करने जाएगा। इसलिए ये एक अनेक भ्रष्टाचार के मुद्दों में से ये उदाहरण है। 51 लाख का बताया। अब 51 लाख में आप एक अमूमन तौर पे 20 रुपए का गड्ढा और 30 रुपए का पौधा मान के चलिए, तो ये अपने आप में आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना होता है। ये बताओ कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और मुसीबत ये है कि हम जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं उसी के पास जांच आ जाती है। आजीविका मिशन में प्रधानमंत्री जी को शिकायत हुई जिन अधिकारी की, वो रिटायर्ड रीअपॉइंटमेंट में काम कर रहे हैं आजीविका मिशन में, और प्रधानमंत्री जी ने के कार्यालय ने मुख्य सचिव महोदय को लिखा कि इसकी सख्ती से जांच कराइए, काफी इसमें अनियमितता है। लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने वो जांच उन्हीं को सौंप दी और उनसे कहा कि आप रिपोर्ट बना दीजिए। अब इसके बारे में अब मैं क्या कहूं, किससे शिकायत करें। जो इन्वेस्टमेंट मीट होती है, ये इन्वेस्टमेंट मीट केवल मंत्रीगण, अधिकारी, कर्मचारियों को नेटवर्किंग का अवसर है। बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनके साथ नेटवर्किंग होगा, फोन एक्सचेंज होंगे और एक भाईचारा स्थापित इनके माध्यम से होता है, जिसका वो लाभ उठाते हैं। ड्यूरिंग सर्विस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बोथ के अवसर उनके लिए खुल जाते हैं। पिटीशन मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर
ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, न सरकार दे रही है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटीशन लगा रहा हूं ऑन टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि हम जब वोट डालने जाते हैं तो ये हमारा हक बनता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट वहां जाना चाहिए और उसकी पूरी गिनती होना चाहिए। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। उन बिंदुओं पर हमारे ये पिटीशन है। यदि आप शुरुआत करें, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हमें निराशाजनक नतीजे आए, उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग आगे क्या करना है उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन देश में जो मोदी जी 400 पार की बात करते थे, वो 250 पार भी नहीं हो पाए और कह रहे हैं कि वो हमें बहुमत मिल गया, लेकिन बहुमत मिला है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की कृपा से मिला है। अब ये भी एक चर्चा का विषय है कि ये जो बिहार का पैकेज और आंध्रा का पैकेज, जिसका वादा मोदी जी कई बार कर चुके हैं सदन और सदन के बाहर, वो वादा पूरा होगा कि नहीं होगा, और वादा पूरा नहीं होने पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी दोनों की, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। यदि आप देखेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति बचत है वो घटती जा रही है। आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। खाने पीने का सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, हर चीज में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्णय है, जहां उन्होंने टेलीफोन की दर और डेटा की दर में जो वृद्धि 20% की कर दी है, उससे छोटे से छोटे आदमी, मजदूर तक जो मोबाइल फोन का उपयोग करता है, उस पर भी ये भार बढ़ेगा। अब नीट का मसला तो इतना पेचीदा करते जा रहे हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी। खुलेआम ये बात सामने आ गई है, स्वयं सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें कि नीट एग्जाम के 2 दिन पहले पर्चे आउट हो गए थे। और आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो एक क्लिक से सारे पूरे देश में ये पर्चे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक नीट एग्जामिनेशन को निरस्त नहीं किया गया है और उन्हीं को जांच सौंप दी गई जिनके नेतृत्व में ये नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है ये
कि 2-2 कमरे की दुकानों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और फैकल्टी के कौन की योग्यता क्या है उसकी कोई जांच नहीं, हर किसी का नाम डाला और मान्यता दे दी गई। स्पष्ट रूप से तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री विश्वास सारंग उसमें घोटाले में न केवल शामिल हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सब कुछ किया गया है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में है, यहाँ के रजिस्ट्रार और चेयरमैन काउंसिल के लोगों का भी उसमें वे शामिल हैं। गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए, मुआवजा पूरा नहीं दिया और 5 किलोमीटर रेडियस में भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े अधिकारी, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा के, उनके लड़कों ने वहां जमीन खरीद ली। और यही नहीं है, और हमारे लोगों के जनता की ओर से जो चंदा दिया गया, उसमें की जमीन खरीदने में भी 2 करोड़ की जमीन सुबह खरीदी जाती है एक व्यक्ति द्वारा, और वही जमीन न्यास 18 करोड़ में शाम को खरीद लेता है। तो ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यदि आप देखेंगे तो अब स्मार्ट मीटर के आने से ये और भी ज्यादा लोगों को तकलीफ आएगी। पहली बात तो ये, स्मार्ट मीटर आने के बाद एंटेना से रिकॉर्डिंग होगा, मीटर रिकॉर्डिंग होगा, तो उसमें मीटर रीडर जो लगे हुए हैं वे बेकार हो जाएंगे। लेकिन यही नहीं है, लेकिन आम उपभोक्ता के बिलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी। और जिन गरीब लोगों के 100, 200, 300 रुपए के बिल आते थे, वो अब हजारों में आने लगे हैं। एक और बात सामने आई है कि एक कंपनी को, वो भी गुजरात की कंपनी, आजकल गुजरात की कंपनी ही सारे ठेके ले रही है पूरे देश में, चाहे निर्माण का हो, चाहे बिजली वालों का हो। मीटर लगेगा तो गुजरात की कंपनी लगाएगी, सड़क बनाएगी तो गुजरात की कंपनी बनाएगी, और गुजरात की कंपनी तत्काल पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। नाम उनका है, ठेका उनका है, बिल वो पास कराएंगे, उसकी गारंटी उनकी है, लेकिन काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर करेगा। और क्या किस क्वालिटी का काम हो रहा है आप देख रहे हैं कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं वही गड्ढा हो जाता है, साल भर में ही पुल गिर रहे हैं। हर परिवार में महंगाई, शिक्षा फीस में वृद्धि, दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, हर जगह महंगाई बढ़ने के कारण 1250 रुपये तो यहां खाते में डालते हैं, लेकिन उससे 5 गुना पैसा उनकी जेब में से निकाल लेते हैं और कहते हैं हमने गरीबी समाप्त कर दी। अगर गरीबी समाप्त कर दी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? ये योजना तो केवल गरीब लोगों के लिए थी ना। देश की लगभग, हमारे प्रदेश की लगभग 60 से 70% लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीबों को मिलना चाहिए, हम तो इसके पक्ष में हैं। और ये हमारी योजना थी राइट टू फूड की, उसके अंतर्गत ये योजना लाई गई थी, ये कोई उनकी योजना नहीं है। और लाडली बहना की भी हम लोगों से गलती ये हो गई कि हमने पहले अनाउंस कर दिया और कर्नाटक और हिमाचल में हम लोगों ने देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमारी योजना को कॉपी करके आज उसका उनको लाभ मिला। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कई अन्य मुद्दों पर भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।